Good morning, everyone. Today we are going to start our next chapter, that is the rat trap. Rat, everybody knows, rat means चूहा, trap means पंजरा, यानी को चूहे को पकड़ने वाला पंजरा. So what is the rat trap suggest? तो जो rat trap है वो क्या suggest करता है? It suggests the theme of the chapter. जो राइटर है उसमें जो नरेटर है वो कहता है कि द होल वर्ल्ड इज़ लाइक अ रैट ट्रैप. जो पूरी दुनिया है वो किसकी तरह है? एक रैट ट्रैप की तरह है. और जितने भी रिचेस हैं और जॉयज़ एंड हैप्पीनेस हैं वो सारी क्या है? दे आर जस्ट लाइक अ बेट. बेट क्या होता है? मतलब जो हम पिंजरे के अंदर लगाते हैं, जैसे चूहे को पकड़ना होता है तो हम उसके अंदर कुछ अच्छी सी मिठाई रखते हैं या फिर रोटी का टुकड़ा रखते हैं या फिर चीज़ रखते हैं, कुछ भी रखते हैं ताकि वो जो चूहा है उसके अंदर फंस जाए, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उसके अंदर आके फंस जाए. इसी तरीके से जो नरेटर है उसका ऐसा मानना है कि जो भी पैसा है या खुशियाँ हैं वो सारी क्या है? दे आर जस्ट लाइक अ बेट. वो एक बेट की तरह है एंड हु बट इज़ लाइक्स टू टच इट. और जो भी उसको टच करने की कोशिश करता है वो क्या करता है? उस पिंजरे के अंदर फंस जाता है. ठीक है. सो जो पूरी स्टोरी है दैट मूव्स अराउंड द सेम थीम, वो इसी थीम के अराउंड जो है वो मूव करती है. मोर ओवर इस जो चैप्टर है इसमें हमें एक और जो चीज़ सीखने को मिलती है, दैट इज़ द काइंडनेस. काइंडनेस कैन चेंज द ह्यूमन बिहेवियर. डजेंट मैटर मीन्स जो इंसान है वो कैसा भी है, अगर हम उसके लिए काइंड है, जनरस है, तो वी कैन टेक आउट गुडनेस फ्रॉम दैट पर्सन. तो उसकी जो अच्छाई है हम उसको बाहर निकाल सकते हैं और वी कैन इनकरेज देम टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ. और उनको हम इनकरेज कर सकते हैं कि वो एक अच्छी जो लाइफ है उसको स्पेंड करें. ठीक है. सो दैट इज़ द ओवरऑल थीम ऑफ द चैप्टर, मीन्स अराउंड विच द होल चैप्टर मूव्स अराउंड, जिसके अराउंड जो है वो पूरा चैप्टर मूव करेगा. ठीक है. Before we start, let's see about the introduction of the author. Who is the author? The author is Selma Lagerlöf. जो Selma Lagerlöf है, शी वॉज स्वीडिश राइटर. वो एक स्वीडिश राइटर है और उनकी जो स्टोरीज़ है वो काफ़ी सारी जो लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर ट्रांसलेट की गई है. और उनकी जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं इट मूव्स अराउंड अ यूनिवर्सल थीम. एक यूनिवर्सल थीम के अराउंड जो उनकी जितनी भी स्टोरीज़ हैं वो घूमती हैं. और वो क्या है? अ बिलीव दैट एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. उनका ऐसा मानना है कि जो अच्छाई है जो एक हर इंसान के अंदर होती है उसको जगाया जा सकता है. कैसे? उसको समझकर और प्यार से. यानी कि हम अगर किसी को भी किसी के प्रति भी अपनी दया भावना रखते हैं, अपने जो जेनरॉसिटी है वो दिखाते हैं, तो मतलब वो जो हर एक इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है वो उसको बाहर निकालने में मतलब कामयाब हो जाती है. ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज़ सेट अमिड्स द माइंड्स ऑफ स्वीडन. ये जो स्टोरी है ये भी जो माइंड्स है स्वीडन की उसके बीचों बीच मतलब इसका जो पूरा प्लॉट है वो रखा गया है. रिच इन आयरन ओर, जो कि बहुत ज़्यादा रिच है आयरन ओर में, मतलब जो आयरन और आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड जो आयरन और है उसमें वो काफ़ी रिच है, मतलब मिनरल्स में. विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. वो जो कि उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताता है और उसकी जो लीजेंड्स में जो दंत कथाएँ उस कंट्री की उसके बारे में हमें बताते हैं. द स्टोरी इज़ टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेयर टेल. और ये जो स्टोरी है वो किसकी तरह बताई गई है? बिल्कुल ऐसे बताई गई है जैसे कि कोई हमें फेयर टेल सुना रहा हो, जैसे कि कोई परियों की कहानी सुना रहा हो. So let's start with the chapter. Chapter से start करते हैं. Once upon a time there was a man who went around selling small red traps of wire. एक बार की बात है कि एक इंसान होता है जो कि मतलब क्या बेचता है? छोटे छोटे जो रैट ट्रैप्स हैं, छोटे छोटे जो चूहे को पकड़ने वाले पिंजरे हैं, उनको बेचता है, जो कि किससे बने हुए होते थे? वायर से बने हुए होते थे. ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स. ऑड मोमेंट्स में जो फ्री टाइम, वो उनको कब बनाता था? खुद बनाता था उस पिंजरे को, और तब बनाता था जब वो फ्री होता था. फ्रॉम द मटीरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स. कैसे बनाता था? उस मटेरियल से जो कि उसको मतलब भीख मांग के
जो भी उसको मिल जाता था स्टोर्स में, जो डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स थी उनसे वो जो भीख मांग के मटेरियल इकट्ठा करता था। या फिर जो बड़े फार्म्स होते थे वहाँ पे, जैसे देखा होगा ना वो रैग पिकर्स होते हैं, उनकी तरह जो भी मटेरियल उसको मिल जाता था, तो इस तरीके से जो मटेरियल उसको मिलता था उससे वो क्या बनाता था, रैट ट्रैप्स बना देता था। कब बनाता था? जब भी उसको फ्री टाइम मिलता था। But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. कहते लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो जो बिज़नेस था वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा नहीं होता था। ठीक है, अब उसको उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था, इसलिए इसको दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। रिजॉर्ट टू मीन्स टू टर्न टू, इसलिए उसको दोनों चीज़ों के ऊपर रिलाई करना पड़ता था। किसके ऊपर? बैगिंग, भीख मांगने के ऊपर, एंड पैटी थीवरी, यानी कि छोटी मोटी जो चोरी करना। थीवरी में स्टीलिंग, थीवरी होता है चोरी करना, तो छोटी मोटी वो जो चोरी करता था या फिर वो भीख मांगता था, उससे उस मतलब उसको दोनों ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था अपनी जो लाइवलीहुड है उसको चलाने के लिए। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स, तो जो उसकी एग्जिस्टिंग लाइफ है, मतलब जो उसका लाइफ है उसको सरवाइव करने के लिए उसको ये सारे काम करने पड़ते थे। क्या करना पड़ता था? जो भीख मांग के उसको कुछ मिल जाता था उससे वो रैट ट्रैप बना लेता था, कई बार नहीं मिलता था तो वो चोरी कर लेता था। Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. कहता है इतना करने के बाद भी, दोनों को करने के बाद भी उसके पास इतना पैसे नहीं थे कि वो ढंग के कपड़े पहन लेता, इसलिए उसके जो क्लोथ्स थे वो कैसे हो गए थे? रैग्स। रैग्स में फटे पुराने थे। हिज चीक्स वर सनकन, जो उसके गाल थे वो बिल्कुल पचक गए थे। सनकन मीन्स अंदर की तरफ घुस जाना, ड्यू टू द माल न्यूट्रिशन, क्योंकि उसको प्रॉपर खाने को नहीं मिलता था तो उसके गाल एकदम कैसे हो गए थे? पिचक गए थे। सॉरी। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, और एक जो भूख थी हमेशा उसकी आंखों में वो चमकती रहती थी। ग्लीम्ड मीन्स चमकते रहना। आई थिंक द फर्स्ट पैराग्राफ इज़ क्लियर टू एवरीवन। जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो सबको क्लियर हो गया कि एक बार एक इंसान था, एक बार एक मैन था जो रैट ट्रैप्स को सेल करता था वायर से बने हुए, और वो उनको खुद ही बनाता था। और टाइम में कुछ जो भी मटेरियल उसको मिल जाता था भीख मांगने से, या फिर जो फार्म्स होते थे वहाँ से उसको जो भी मटेरियल मिल जाता था तो उससे वो जो रैट ट्रैप था उनको बना लेता था। कहते हैं लेकिन जो बिज़नेस था वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, इसलिए उसको दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। किस दोनों चीज़ों के ऊपर? उसको डिपेंड होना पड़ता था बैगिंग के ऊपर भी और स्टीलिंग के ऊपर भी, ताकि वो जो अपनी लाइफ, ताकि जो वो है सर्वाइव कर सके। इसके बावजूद भी उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि सो दैट ही कैन परचेज अ गुड क्लोथ्स, मीन्स उसके जो क्लोथ्स थे वो बिल्कुल रैग्स, मतलब फटे पुराने थे। एंड ही वॉज सफरिंग विद माल न्यूट्रिशन, ही डिडंट हैव एनीथिंग टू ईट, तो उसके जो गाल थे वो बिल्कुल पचक गए थे, और जो हंगर है, जो भूख है, हमेशा उसकी आंखों में से चमकती रहती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. कि तो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता, कोई भी इस बात को सोच भी नहीं सकता कि उसकी जो लाइफ थी कितनी उदास और मोनोटोनस। मोनोटोनस मीन्स बोरिंग, कितनी बोरिंग और उदासी से भरी हुई थी उसकी लाइफ। अपीयर टू सच ए वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड होता है ट्रैम्प, ट्रैम्प मीन्स वॉन्डरर, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हुए होते हैं। कहते हैं उसकी लाइफ को कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि कितनी बोरिंग थी उसकी लाइफ और कितनी जो मोनोटोनस थी उसकी लाइफ। ठीक है। हु प्लॉज अलॉन्ग द रोड, प्लॉज मीन्स टू वॉक, जो कि मतलब जो रोड थी उसके आसपास से वो घूमता रहता था, तो नो वन कैन इमेजिन कि उसकी जो लाइफ थी वो कितनी बोरिंग थी उसके लिए। ठीक है। लेफ्ट टू इज़ ऑन मेडिटेशन, जो कि हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता था। मेडिटेशन मीन्स अपने विचारों में खोया रहना। टू लॉस्ट इन वंस ऑन थाट। कहते हैं कि कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि जो लाइफ थी उसके लिए वो कितनी मोनोटोनस थी, और वो ऐसे इंसान के लिए जो हमेशा प्लॉट करता रहता, वॉक करता रहता था अलॉन्ग द रोड, रोड के साथ,
और अपने जो मेडिटेशंस थी, अपने जो वो विचार थे उनके अंदर ही वो खोया रहता था. बट वन डे दिस मैन वो हैड फॉलन इन टू अ लाइन ऑफ थाट. लेकिन एक दिन जो है कि मतलब एक सीरीज़ ऑफ जो थॉट्स हैं, बहुत सारे जो विचार हैं वो उसके दिमाग में आते हैं, बहुत सारे विचार जो उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो कि उसको बहुत एंटरटेन कर रहे होते हैं, जो कि वो उसको बहुत मतलब प्लीज़ कर रहे होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा खुशी दे रहे होते हैं अंदर से. ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स. मतलब वो अपने नेचुरल सी बात है, वो अपने रैट ट्रैप के बारे में ही सोच रहा था. व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय एन आइडिया. अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम. मतलब अपने जो रैट ट्रैप्स, अपने जो पिंजरे थे उन्हीं के बारे में सोच रहा होता हमेशा की तरह. सडनली उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो किसके बारे में है, पूरी दुनिया के बारे में. The whole world with its land and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. वो आइडिया क्या आता है उसको कि ये जो पूरी दुनिया है, और जिसमें जो लैंड्स हैं, जो सीज़ हैं, इसके जो शहर हैं, इसके जो गांव हैं, कहते हैं कुछ भी नहीं है सिवाय किसके, एक बड़े रैट ट्रैप के. मतलब ये जो पूरी दुनिया है ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या, एक रैट ट्रैप है, एक चूहे के पिंजरे की तरह है. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. कहते ये जो दुनिया है ये सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती है, इसलिए ही है, एक ही पर्पज़ है इस पूरी दुनिया का कि जो लोगों के लिए वो क्या कर सके, बेट सेट कर सके. बेट क्या होता है, मतलब ट्रैप, मतलब उसमें फंसाने के लिए. बेट होता है चारा डालना किसी को, मतलब आगे टैम्प्ट करवा देना किसी चीज़ की तरफ ताकि वो उसमें फंस जाए. तो मतलब वो कहता है कि ये जो पूरी दुनिया है वो सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती है, एक ही पर्पज़ के लिए एग्जिस्ट करती है कि वो दुनिया के लिए बेट सेट कर सके, मतलब उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज अ रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पॉक. एंड as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed on him, and then everything came to an end. कहता है कि बिल्कुल वैसे ही ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप ही है, और उसका एक ही मकसद है कि वो दुनिया को उस रैट ट्रैप के अंदर फंसाना. और वो क्या ऑफ़र करती है, वो रिचेस, पैसा ऑफ़र करती है, जॉयज़, हैप्पीनेस ऑफ़र करती है, शेल्टर, रहने के लिए जगह देती है, खाना देती है, हीट और क्लोथिंग देती है. बिल्कुल उसी तरह, एग्जैक्टली मीन्स बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जो रैट ट्रैप है वो क्या ऑफ़र करता है, चीज़ एंड पॉर्क. और जैसे ही मतलब एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ टू बी टेम्प्टेड, और जैसे ही कोई उसकी तरफ टेम्प्ट मीन्स अट्रैक्ट होना, जैसे ही वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उस बेट को टच करने की कोशिश करता है, इट क्लोज ऑन है, वो जो पंजरा है वो उसके ऊपर बंद हो जाता है. एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उसके बाद जो सारी चीज़ें वो क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं. एवरीथिंग केम टू एन एंड मीन्स जो सारी चीज़ें वो एकदम से ख़त्म हो जाती हैं. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. जो पैराग्राफ है वो क्या है, मीन समटाइम्स ए क्वेश्चन केम्स व्हाट which idea amused the vagabond a lot. तो वो आइडिया क्या था, ही अम्यूज विद एन आइडिया दैट द होल वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप, जो पूरी दुनिया है वो एक रैट ट्रैप है. एंड ऑल इट्स रिचेस एंड जॉयज़ आर अ काइंड ऑफ बेट, और जितनी भी उसकी रिचेस है, जॉयज़ है, फूड है, शेल्टर है, वो किसका काम करती है, बेट का काम करती है. जैसे कि जो पिंजरा होता है चूहे का, उसके अंदर चीज़ रखते हैं, पॉर्क रखते हैं, ताकि जो चूहा उसकी स्मेल करके वो उसको अंदर आए. और जो भी उस बेट को टच करता है, जो भी इंसान या फिर चूहा उस बेट को टच करता है, वो जो ट्रैप है उसके ऊपर बंद हो जाता है, वो जो पिंजरा है उसके ऊपर बंद हो जाता है. एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उसके बाद मतलब उसके लिए वो जो सारी दुनिया वो ख़त्म हो जाती है. ठीक है, तो द आइडिया दैट अम्यूज हिम अ लॉट इज दैट द होल वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप, एंड ऑल द रिचेस एंड जॉयज, फूड एंड शेल्टर, दे आर काइंड ऑफ बेट्स. whosoever try to touch them, just whosoever tried to touch them, it closed in on him, and everything came to an end. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता भी एग्जाम में. नेक्स्ट इज सेइंग द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम. कहते हैं कि जो पूरी दुनिया थी उसके लिए कभी भी बहुत ज़्यादा काइंड नहीं थी, कभी भी कोई उसके लिए अपनी दया नहीं दिखाता था.
So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. कहते हैं इसीलिए वो उसको अनवांटेड मीन अनयूजुअल। कहते हैं कि ये रीज़न था कि जो लोग थे उसके लिए बहुत ज़्यादा काइंड नहीं थे, उसके बिल्कुल भी उसकी दया नहीं करते थे। इसीलिए मतलब ये जो आइडिया था उसका कि द होल वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप, वो उसको बहुत खुशी दे रहा था, अनयूजुअल उसको खुशी दे रहा था, वो बहुत उसको अच्छा लग रहा था अंदर से ये सोच के पूरी दुनिया के बारे में मीन्स गलत सोच कर, इस तरीके से सोच कर उसको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अम्यूज़ड, अंदर से बहुत खुशी उसको महसूस हो रही थी। It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. कहता है कि उसके लिए एक cherished pastime हो गया था, एक बहुत मतलब खुशी देने वाला पास टाइम हो गया था ड्यूरिंग हिज मैनी डेयरी प्लॉडिंग्स। डेयरी मीन्स बोरिंग डल, प्लॉडिंग्स मीन्स जब वो वॉक कराता था मतलब जब वो पैदल चलता था कई बार और वो बहुत बोर हो रहा होता था, तो ये जो उसका सबसे बेटर पास टाइम था उन लोगों के बारे में सोचना, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, उन लोगों के बारे में सोचना जिन्होंने कि वो जो बेट था उसको टच करने की कोशिश की थी और अपने आप को एक जो डेंजरस स्नेयर, जो ख़तरनाक ट्रैप था उसके अंदर फंसा लिया था। यानी कि वो यही कह रहा है कि जो लोग थे उसके लिए बहुत ज़्यादा दयालु नहीं थे कभी भी, इसीलिए उसको उनके बारे में गलत सोचकर बहुत अच्छा खुशी महसूस हो रही थी और उसके लिए सबसे अच्छा पास टाइम बन गया था, मतलब टाइम पास करने का तरीका बन गया था। जब भी वो बोर हो रहा होता था, डल आवर्स में वॉक कर रहा होता था, तो वो इसी के बारे में सोचता रहता था, उन लोगों के बारे में जिनको वो जानता था और जिन्होंने अपने आप को वो जो डेंजरस स्नेयर मीन्स ट्रैप, जो डेंजरस वो पिंजरा था उसके अंदर अपने आप को फंसा लिया था। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और उन लोगों के बारे में जो कि अभी भी वो जो ट्रैप है उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं, यानी कुछ ऑलरेडी उसमें फंस चुके हैं और कुछ उसके आसपास अभी भी चक्कर लगा रहे हैं। वन डे इवनिंग as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. ऐसे ही मतलब एक अंधेरी शाम को जब वो जा रहा था, ट्रजिंग मीन्स वॉक टायर्डली, बहुत ज़्यादा थका हुआ जब चल रहा था, तो उसकी नज़र एक ग्रे से कलर के कॉटेज के ऊपर जाती है जो कि रोड के बिल्कुल साइड पे था। अब उसके रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो उसने क्या किया, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, इसलिए उसने जो दरवाज़ा था उस कॉटेज का उसको खटखटाया ताकि उसको रात को वहाँ पर रहने के लिए जगह मिल जाए। Nor was he refused. Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. कहते हैं कि ना सिर्फ इसको मना किया गया, मतलब हमेशा तो लोग, उसने कहा था कि द पीपल आर नॉट वेरी काइंड टू हिम, तो कहता है कि उसके अपोजिट हुआ, उस दिन क्या हुआ, उसके अपोजिट हुआ, उसको मतलब ना ही तो उसको मना किया गया और इसके अलावा क्या किया गया, जो सोर फेसेस, जो गुस्से वाले फेसेस उसको हमेशा नॉर्मली देखने को मिलते थे, वो उसको देखने को नहीं मिला। इसके अलावा जो ऑनर था उसने क्या किया, ऑनर कौन था, ऑनर वॉज अ ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी था जो अपनी वाइफ और बच्चों के बिना रहता था, ठीक है, और इसीलिए वो बहुत खुश भी हो गया था कि आज उसको अकेला रहता था तो उसको आज कोई बात करने के लिए मिल जाएगा। यानी कि एक जब शाम को अंधेरी शाम को जब वो रोड साइड से जा रहा था, तो सडनली उसने ग्रे से कॉटेज को देखा, उसने सोचा कि रात को मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा, तो उसने उसके ऊपर नॉक किया। नॉर्मली तो उसको जो लोग थे वो बहुत गुस्से से ट्रीट करते थे, बट उस दिन क्या हुआ, उस दिन कुछ अलग हुआ। जो ऑनर था, ऑनर एक बूढ़ा आदमी था, उसने सिर्फ उसको मतलब रहने के लिए मना नहीं किया, मतलब उसको इजाज़त दे दी रहने के लिए, बल्कि वो उसको देख के बहुत खुश हुआ क्योंकि वो अकेला रहता था वहाँ पर, ही वॉज लिविंग अलोन, वो वहाँ पर अकेला रहता था, तो अपनी वाइफ और बच्चों के बिना, तो वो बहुत खुश हो गया कि उसको मतलब अकेलेपन से थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिल जाएगा और उसको कोई बात करने के लिए मिल जाएगा।
Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Supper means dinner. Immediately उसी टाइम उसने जो porridge means दलिए का जो pot था उसको आग पे रखा और उसको खाने के लिए दिया. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Carved off means to cut off. उसके बाद जो उसकी बड़ी सी स्लाइस थी टबैको रोल की उसने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जो कि अब दोनों के लिए काफ़ी थी. जो स्ट्रेंजर था उसकी पाइप के लिए भी और उसका जो ओल्ड मैन था उसके लिए भी, यानी कि अब उसने उसको स्मोकिंग के लिए भी दिया. फाइनली ही गॉट आउट an old pack of cards and played majolis with his guest until bedtime. फाइनली उसने क्या किया, उसने अपना जो पुराना ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स था यानी कि जो ताश के पत्ते होते हैं उनका जो पैक था उसको निकाला और ताकि वो जो अपना गेस्ट है उसके साथ मजोली एक गेम का नाम है कि वो खेल सके तब तक कि वो सो नहीं जाते. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. Generous with his confidences मतलब जो दूसरों के साथ easily अपने जो सीक्रेट हैं वो शेयर कर लेते हैं. ठीक है, तो कहते हैं कि जो ओल्ड मैन था वो उतना ही जेनरस था, उतना ही काइंड था अपने कॉन्फिडेंसेस के साथ, अपने सीक्रेट्स के साथ, और उतना ही वो इजीली उसने जो अपने सीक्रेट्स थे उसके साथ शेयर किए जितने कि उसने अपना जो पॉरिश वो दलिया और टबैको उसके साथ शेयर किया था. The guest was informed at once that in these days of prosperity his host had been a crofter at Ramjeso Iron Works. कहते हैं कि वो जो गेस्ट था उसको बताया गया कि अपने प्रॉस्पैरिटी के दिन में, अपने बहुत अच्छे वाले टाइम के दिन में जो उसका होस्ट था यानी कि जो ओल्ड मैन था वो एक क्राफ्टर था. क्राफ्टर मतलब एक पर्सन को बोलते हैं स्कॉटलैंड में हु रेंट और ओन्स अ स्मॉल फार्म, मतलब जिसके पास एक छोटा सा फार्म होता है जिसमें वो अपना घर बना लेता है. कहते हैं कि उसका वो जो उसका जो होस्ट है वो कहाँ पर काम करता था. ही वॉज वर्किंग इन द रामजेसो आयरन वर्क्स. वो रामजेसो आयरन वर्क्स में काम करता था एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और जो ज़मीन थी मतलब खेती भी करता था. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया है और पूरा दिन वो काम नहीं कर सकता है, इसीलिए इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड है. इसलिए वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया, काउ. उसने एक गाय रखी हुई है और वो जो गाय है वो उसको सपोर्ट करती है. येस दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. बॉसी यहाँ किसके लिए यूज़ किया गया, काउ के लिए. जो स्वीडिश वर्ड है बॉस वो काउ के लिए यूज़ किया जाता है. वो कहता है कि हाँ वो जो काउ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा बेटर है. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, मतलब वो रोज़ दूध देती है किसके लिए, क्रीमरी. क्रीमरी होती है एक फैक्ट्री जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. कहते हैं कि वो इतना दूध देती है कि मतलब वो उसको क्रीमरी में डेली जो है वो सेल कराता है. एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 करोनर इन पेमेंट. और कहता है कि उसने जो लास्ट मंथ है पिछले महीने ही 30 करोनर कमाए हैं एज अ पेमेंट, मतलब उसका दूध बेच के उसको कितनी इनकम हो गई, 30 करोनर. करोनर इज़ ए काइंड ऑफ करेंसी. करोनर करेंसी को बोलते हैं पैसे को स्वीडन में. जैसे यहाँ पे रुपीज़ होते हैं वैसे वहाँ पे करोनर होता है. इस पैराग्राफ में मतलब जो नरेटर है उसने बताया कि जो ओल्ड मैन था मतलब वो उतना ही जेनरस था, इतना ही काइंड था अपने सीक्रेट्स को शेयर करने के लिए. जितने इजीली उसने अपने जो पॉरिश थे और टबैको को शेयर कर लिया था उतने इजीली उसने अपने जो सीक्रेट्स थे उनको भी शेयर किया था. और उसने उसको बताया था कि वो रामजेसो आयरन वर्क्स में काम करता था. वो क्राफ्टर जो था वो रामजेसो आयरन वर्क्स में काम करता था और लैंड पे भी काम करता था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया, वो इतना काम नहीं कर सकता है, इसीलिए वो किसके ऊपर डिपेंड हो गया, काऊ के ऊपर. और जो उसकी काऊ है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है. वो उसको खूब अच्छा सा दूध देती है, रोज़ वो उस मिल्क को मतलब सेल करके और अच्छी खासी इनकम उससे कमा लेता है. और लास्ट मंथ जो उसने वो 30 करोड़ जो है उससे कमा लिए. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम इनक्रेडुलस. इनक्रेडुलस मीन्स विश्वास न करना. उसको लगा कि जो स्ट्रेंजर है वो उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है. फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो. इसलिए जो वो बूढ़ा आदमी था वो उठा और कहाँ पर चला गया, विंडो के पास चला गया.
टुक डाउन अ लेदर पाउच, एक जो लेदर का पाउच था उसको नीचे उतारा, विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो कि एक नेल यानी कि कील के ऊपर टंगा हुआ था, जो कि एक कील के ऊपर टंगा हुआ था। उस पाउच को उसने उतारा एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल 10 करोनर बिल्स, और उसके अंदर से उसने 3 मुड़े हुए से जो 10-10 के करोनर के नोट्स थे उनको निकाला। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, और उसने वो जो 30 करोनर्स थे वो मतलब जो उसका गेस्ट था उसके सामने उसको दिखाया, नोडिंग नोइंगली, और जानबूझकर सिर हिलाया, एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, उसके बाद जो वो पैसे थे उसने वापस से पाउच के अंदर रख दिए। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, गॉट अप इन गुड सीजन में गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जो नेक्स्ट डे था, अगले दिन जो दोनों ही थे वो अच्छे सीज़न में मतलब अर्ली मॉर्निंग वो दोनों ही उठ जाते। The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. जो क्रॉफ्टर था वो थोड़ा जल्दी में था क्योंकि उसको अपनी गाय का दूध निकालना था, और जो दूसरा मैन था यानी कि जो वैगाबॉन्ड था, जो ट्रम्प था, उसको वो शायद इसलिए उसने ये शायद ये सोचा कि मतलब उसके लिए बेड पे लेटे रहना इतना लेट तक ठीक नहीं रहेगा, जबकि जो हेड ऑफ़ द हाउस है, जो घर का मालिक है, वो ऑलरेडी उठ चुका है, इसलिए वो दोनों ही उठ जाते हैं। पहला तो उसको जो क्रॉफ्टर था उसको तो दूध निकालना था, और जो उसका गेस्ट था उसको लगा कि क्योंकि हेड ऑफ़ द फैमिली, हेड ऑफ़ द हाउस जो है, मकान का मालिक जब उठ गया तो उसके लिए भी सोना ठीक नहीं रहेगा। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ही जो कॉटेज है उसको एक टाइम पे छोड़ते हैं, मतलब एक टाइम पे वहाँ से निकलते हैं। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, जो क्रॉफ्टर है वो दरवाज़ा लॉक कर देता है और जो की है उसको अपनी पॉकेट में डाल लेता है। द मैन विद द रैट ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू, जो मैन था रैट ट्रैप्स के साथ जो पकड़ने वाले पिंजरों के साथ, उसने उसको गुड बाय बोला और थैंक यू भी बोला। एंड thereupon each went his own way, और उसके बाद दोनों जो है वो अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों जल्दी उठते हैं और एक साथ कॉटेज से बाहर निकलते हैं, और जो वैगाबॉन्ड है रैट ट्रैप के साथ, वो उसको थैंक्स बोलता है कि उसने उसको शेल्टर दिया रहने के लिए, और वो उसको थैंक्स बोलता है और उसको गुड बाय बोलता है। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे बाद क्या होता है, जो रैट ट्रैप पैडलर होता है, पैडलर मीन्स वैगाबॉन्ड, जो वैगाबॉन्ड वो जो ट्रैम्प है वो क्या होता है, आधे घंटे के बाद वो फिर से उस कॉटेज के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो बिल्कुल भी अंदर जाने की कोशिश नहीं करता। हाउएवर he only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 करोनर। वो कहता है कि वो मतलब दरवाजे के सामने ही खड़ा है, लेकिन वो अंदर जाने की कोशिश नहीं करता। वो कहाँ जाता है, वो विंडोज़ के पास जाता है, खिड़की के पास जाता है, स्मैश्ड अ पेन, और एक जो विंडो का पेन है उसका जो शीशा है उसको तोड़ देता है, अपना हाथ अंदर घुसाता है, और वो जो पाउच जो उस नेल के ऊपर, कील के ऊपर टंगा हुआ होता है, उसको बाहर निकालता है, जिसके अंदर 30 करोनर होते हैं। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ऑन पॉकेट, वो जो पैसा है उसको ले लेता है, और जो पैसे वो जो 30 करोनर के 3 नोट्स थे 10-10 करोनर्स के, वो उसको निकाल लेता है और उसको अपनी पॉकेट के अंदर डाल लेता है। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. उसके बाद मतलब जो वो लेदर का जो पाउच है उसको बहुत ध्यान से वापस जो है उसी जगह पर टांग देता है जहाँ से कि उसने उसको उतारा था। ठीक है, यानी कि वो वापस आधा घंटे बाद वहाँ उसी कॉटेज के सामने जाता है और उस खिड़की का विंडो पेन तोड़ के वो जो पैसे होते हैं उनको चुरा लेता है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अब जैसे ही वो उसका पैसे चुरा के अपने पॉकेट में डाल के वो जा रहा होता है, तो वो बहुत मतलब खुश हो रहा था अपनी स्मार्टनेस के ऊपर कि उसने बहुत अच्छा काम किया, वो बहुत स्मार्ट है,
तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी विद दिस, वो बहुत खुश था उस काम से. He realized, of course, that at first he did not continue on the public highway. तभी उसको रियलाइज़ होता है कि उसको जो पब्लिक हाईवे जो हाईवे है उसके ऊपर से जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसको पता चलेगा तो पुलिस में कंप्लेन करेगा तो पकड़ा जाएगा. इसलिए उसने क्या किया, उसने रियलाइज़ किया कि उसको इतनी हिम्मत नहीं दिखानी चाहिए कि वो पब्लिक हाईवे के ऊपर मूव करे. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, इसलिए उसको जो रोड है उससे मतलब कच्चे रास्ते की तरफ जाना चाहिए, उसको अपना जो रोड है वो चेंज करना चाहिए. इन टू द वुड्स, किसके अंदर, वुड्स के अंदर, जंगल के अंदर. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज हिम नो डिफ़िकल्टी. अब जैसे वो जंगल की तरफ मुड़ता है, उसमें जाने लगता है, तो पहले कुछ घंटों तक उसको कोई भी परेशानी नहीं होती है. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन बाद में जो दिन का टाइम था वो बहुत उसके लिए वर्स हो गया था, बहुत उसके लिए डिफ़िकल्ट हो गया था. फॉर इट वॉज़ अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, क्योंकि जिस जंगल के अंदर वो चला गया था वो बहुत बड़ा और कन्फ्यूजिंग जंगल था, जिससे बाहर निकलने का उसको रास्ता नहीं मिल रहा था. जिसके अंदर वो घुस गया था मतलब वो बहुत ही बड़ा और कन्फ्यूजिंग जंगल था, इसीलिए उसको उसमें अब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. कहते हैं कि वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में, मतलब बिल्कुल उसने अपने आप को श्योर भी किया था कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन जो उसके रास्ते थे वो ट्विस्ट बैक, वो मुड़कर वापस वहीं पर आ जा रहे थे बहुत ही अजीब तरीके से. He walked and walked without coming to the end of the wood. मतलब वो चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था, लेकिन वो जो वुड्स थे, वो जो जंगल था, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था. एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. और तभी उसको अचानक से रियलाइज़ होता है कि मतलब वो जो जंगल के सेम ही पार्ट में मूव कर रहा है बार बार, मतलब वो घूम फिर के जंगल में उसी जगह पर वापस आया जा रहा है. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. अब जब वो जंगल में घूम फिर के वापस आ रहा है, अब उसको बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि वो जंगल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, और घूम घूम कर वो वापस उसी जगह पर वापस वहीं पर आ रहा है. तो अब उसको जो अपना थॉट है वो याद आता है, और सडनली उसको रियलाइज़ होता है दैट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, की ये सारी दुनिया क्या है, एक रैट ट्रैप है. नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम, अब उसकी बारी है. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बिन कॉट, यानी कि उसने अपने आप को बेवकूफ़ बनने दिया उस बेट से. जो 30 करोड़ थे वो एक बेट था, वो एक चारा था उसके लिए, और उसने अपने आप को बेवकूफ़ बनने दिया और वो खुद जो है उस रैट ट्रैप में फंस गया. द होल फॉरेस्ट with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison. कहते हैं कि जो पूरा फॉरेस्ट था, पूरा जो जंगल था, और उसके जो पूरा जो जंगल था, उसके जो ट्रंक्स थे, बड़े बड़े पेड़ थे, उसकी जो ब्रांचेस थी, और इट्स थिकेट्स मीन बुशेस, और उसकी जो घनी झाड़ियाँ थी, और जो फॉलन लॉग्स और जो लकड़ी के टुकड़े वहाँ पर गिरे हुए थे, वो उसके ऊपर वैसे ही बंद हो गए थे जैसे कि इनपेनिट्रेबल प्रिजन होता है. इनपेनिट्रेबल मतलब जिसको पास नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर से निकला नहीं जा सकता. तो दे आर जस्ट लाइक एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन, वो एक ऐसा पिंजरा था जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता था. फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे कि वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता था. यानी कि ओवरऑल इस पैसेज का ये उसने पैसेज चुराया, और उसने सोचा कि मतलब उसको हाईवे पे नहीं चलना चाहिए, इसलिए वो जंगल की तरफ मुड़ जाता है. और जैसे ही वो जंगल में मूव करता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि मतलब वो जो जंगल है वो बहुत घना है, और वो अपने आप को पूरा श्योर कर रहा है कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे, लेकिन घूम फिर कर वो क्या हो रहा है, वापस वहीं पर आया जा रहा है. और तब
जब वो घूम फिर कर उसी जगह पर वापस आ रहा है तो उसको रियलाइज़ हो रहा है कि द होल वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप, कि ये पूरी दुनिया क्या है, एक रैट ट्रैप है। उसने अपने आप को बेवकूफ़ बनने दिया, उसने वो जो पैसे थे उसको टच किया और वो जो टच करते वो उस रैट ट्रैप में फंस गया। और वो जो पूरा जंगल है इट्स जस्ट लाइक अ रैट ट्रैप, वो बिल्कुल रैट ट्रैप की तरह जिसके अंदर कि वो फंस गया, जिससे कि बाहर बिल्कुल भी निकला नहीं जा सकता। टुडे वी विल डू दिस मच ओनली, आज हम इतना ही करेंगे। तो लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चंस जो है आप इसमें से कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। He got this idea from his rat trap. One day when he was plodding around the road, suddenly an idea struck into his mind that the whole world is a rat trap, and as it offered riches and joy, shelter and food and clothing, that is exactly as the rat trap offered cheese and pork. As soon as anyone tries to touch the bait, it closed in on him and everything came to an end. ठीक है। वाई वॉज ही अम्यूज बाई दिस आइडिया, वो ये जो आइडिया था इससे बहुत अम्यूज क्यों थे। ही वॉज अम्यूज बाई दिस आइडिया बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम द होल वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप, कि जो पूरी दुनिया वो क्या है, एक रैट ट्रैप की तरह। एंड हूसोएवर ट्राई टू टच द बेट, जो भी उस बेट को टच करने की कोशिश करेगा, ही विल क्लोज इन ऑन हिम, उस रैट ट्रैप के अंदर फंस जाएगा। डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव फ्रॉम द क्रॉफ्टर, क्या जो पेडलर था उसने एक्सपेक्ट किया था इससे कि जो काइंडनेस जो आव भगत थी। नो, द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ hospitality from the crofter, because normally he got the sore faces and the people were not very kind to him, जो लोग जो उसके लिए बहुत ज़्यादा kind कभी भी नहीं थे। वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, जो क्रॉफ्टर था वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव और फ्रेंडली क्यों था। वो क्रॉफ्टर इसलिए टॉकेटिव और फ्रेंडली था बिकॉज ही वॉज लिविंग लोनली विदाउट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, so he was very happy to find someone to talk in his loneliness. That's why he was very talkative. Why did he show the 30 kroner to the peddler? उसने जो 30 kroner थे वो पेडलर को क्यों दिखाए थे? Because he thought that the stranger was incredulous. उसको लगा था जो स्ट्रेंजर उसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई ही शो द 30 kroner टू द पेडलर, उसने जो 30 kroner थे वो पेडलर को शो किए थे। Did the peddler respect the confidence response to him by the crofter? No, the peddler did not respect the confidence response to him by the crofter. Instead, he in place of respected him, he breached his confidence and he stolen his 30 kroner. उसने जो उसके 30 kroner थे उनको चुराया था। So that's all for today. Rest we will do tomorrow. And these question answers you have to write in your notebook. ये आप अपनी notebook में लिखेंगे. And if you are having any problem, you can ask me anytime. Thank you.